अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान जब से मारज़ वजूद में आया है, भारत को पाकिस्तान हमेशा से खटकता रहा है और इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी हमेशा से जारी रही। मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार कश्मीर के मामले को लेकर जितना मकरू चेहरा उसका सामने आया है, जितना वो एक्सपोज हुआ है दुनिया में, और पाकिस्तान ने बिलखुसूस जब से कश्मीर की आवाज़ को उठाई है तो भारत ने पाकिस्तान को हमेशा टारगेट किया है और आलमी सतह पर आइसोलेशन का एक नारा लेकर मुख्तलिफ हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। अगर ये कहा जाए कि पाक भारत हालात और ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई कशीदा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त तल्ख तजुर्बात से पाकिस्तान भी गुजरा है और भारत भी अपनी पूरी जारियत के साथ जोर लगा रहा है, तो गलत ना होगा। पाकिस्तान को सिफारती तनाई से दो चार करने के बाद हमने देखा कि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम करार देने के हवाले से बिल भी ला रहा था, लेकिन खुद दहशतगर्दी पर उतर आया है। पहले हमने देखा कि सिंतास मुआहदे पर नजरसानी, सार कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करना, साथ साथ पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उससे मुकरना, और भी बहुत सारे मामलात को हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान पर जारियत अपनाई हुई है। लेकिन आज जो हमने सिचुएशन देखी है वो बहुत ज़्यादा एक, हम उसे कहें कि एक फर्स्ट अटैम्प्ट हमें भारत की तरफ से फिजिकल स्टेप नज़र आया तो गलत ना होगा, जिसका दावा भारत करता है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जबकि LOC की खिलाफ वर्जी की है, LOC की उसने वायलेशन की है। 5 सेक्टर पर वजीर दिफा इस बात को कह चुके हैं, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन भारत इसको इस तरह दिखा रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है कि उसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। उनके DGMO भारत के जो रणवीर सिंह है, शायद उनको ये पता नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक कहते किसे हैं और LOC की वायलेशन क्या होती है। अगर किसी मुल्क में घुसकर स्पेसिफिकली किसी को टारगेट किया जाए और वहां पे एयरबेस इस्तेमाल किया जाए, उनकी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो, तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। लेकिन बहरहाल भारत इस चीज को कैश करा रहा है अपनी आवाम को और अपने मीडिया को मुंह बंद करने के लिए। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से, लेकिन नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत ने रात के अंधेरे में हमेशा से जो उसने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है और हमला किया है, LOC पर की वायलेशन की है रात के तारीकी में, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह दिन के वक्त शेरों की तरह उसका जवाब दिया। पहले ये वीडियो देखिए आप। नाज़रीन, वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बादुल नज़र में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा मुदब्बिराना और जिम्मेदाराना रवैया रहा है। जारियत का जवाब जारियत से नहीं दिया है, बल्कि अमन की ख्वाहिश को जाहिर किया गया, मगर साथ साथ ये पैगाम दिया गया है कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझी जाए और अब कोई कार्रवाई भारत की जानिब से की जाएगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी फ़ौज भी अर्ज़ पाक के लिए हमेशा एक फ्रंट लाइन पर सामने आई है। गो के LOC पर जो कार्रवाई की भारत की जानिब से वो रात के अंधेरे में की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब जो है वो दिन की रोशनी में दिया। अब आप ये वीडियो देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कोई मकान नहीं लगता यहाँ। जी नाज़रीन, भारत की जानिब से हर बढ़ते इंतहाई इक़दाम का जवाब इसी तरह दिया जाएगा। मोज़िज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज़ अमीर। आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज़ साहब, अब जो हम देख रहे हैं कि रोज़ाना जो सूरत हाल बढ़ती जा रही है, तो ये जो फिजिकल अटैम्प्ट है, LOC पर वायलेशन हमेशा भारत ने किया है, मगर इसको वो ओन कर रहा है फर्स्ट टाइम कि हमने, और सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देकर। सब वो देखिए ना, भारत कह तो बहुत कुछ रहा है, उन्होंने कई महाजों पे जो है वो एक कार्रवाई जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की हुई है। अब हम बैठे हुए आपस में हैं और हमारी ऑडियंस नेशनल ऑडियंस है, कोई बाहर के लोग नहीं है। यहाँ पे कोई हिंदुस्तानी TV वाले हमारे सामने नहीं है कि हमने उनसे मुकाबला करना है।
मैं कल जब प्रोग्राम यहाँ पे आ रहा था उससे पहले एक मुझे बीपर करने को इंडिया से एक टीवी चैनल का आया था। कल जो वो खबर थी कि हमारे हाई कमिश्नर को बुला के वो एविडेंस दी गई है कि 2 आदमी पकड़े गए हैं। तो जब वहाँ मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें कहा आप क्या बचकाना हरकतें कर रहे हैं, ये 2 आपने सिर्फ 2 पकड़े हैं, आपको तो 24 पकड़ने चाहिए थे और मार मार के उनसे एडमिशन आपको वो ले लें, तो ये बचकाना हरकतों से तो वहाँ उससे। पर यहाँ हम आपस में बात कर रहे हैं और अपने कौम से मुखातब हो रहे हैं। टेंशन जो हो गई है इसमें यहाँ पे हम कहें कि हम ठीक हैं वो ठीक है, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। हम किसको परसुएड कर रहे हैं? जो टेंशन पैदा हो गई है वो पता नहीं इंडिया के फ़ायदे में है या नहीं है, हमारे फ़ायदे में नहीं है। हमें इसको बिल्कुल विजिलेंट रहना चाहिए। जारियत हो उसका जवाब देना चाहिए, सख्त जवाब देना चाहिए। जितना वहाँ से कार्रवाई उससे ज़्यादा हमें वो करना चाहिए। पर हमारे मुफाद में है कि टेंशन को हम अब कंट्रोल करें। ये हालात जो हो रहे हैं ये कंट्रोल से स्पिन आउट हो रहे हैं। और देखिए जो हमारी उम्र है आपसे बहुत ज़्यादा है, तो हमने तो कई बार ये देखा है कि चीज़ें ऐसे ही शुरू होती हैं और होते होते वहाँ पहुँच जाती हैं कि फिर आप भागे फिरते हैं कि ये आप कहाँ करें। तो वो हमें उससे जो है अब ये मुदब्बिराना जो है अप्रोच क़यादत को चाहिए। हिंदुस्तान एक हिस्टीरिया की कैफियत में है, लेकिन हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह के बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स को कह के इसको नीचे करने की हमें ज़रूरत है। ये जो आप मेरा ख्याल यहाँ पाकिस्तानी मीडिया जो है फिर भी एक हद तक जाता है। हिंदुस्तानी मीडिया को आप देखें वो तो ऐसे पता चलता है कि जब तक बाकायदा जंग ना छिड़ जाए उनको अमन और चैन नहीं आएगा, और वो राज़ी तब भी होंगे कि बिल्कुल 2 कंट्रीज़ जो हैं, हम दोनों कंट्रीज़ जो हैं, सब कॉन्टिनेंट इतना खित्ता है, आबादी इतनी ज़्यादा है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। ये कोई सोच सकता है कि बढ़ते बढ़ते कोई कन्वेंशनल वॉर, ये चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, सर्जिकल स्ट्राइक है जी, कोल्ड स्टार्ट हम कर देंगे जी, ये ऐसी कोई चीज़, ये यहाँ पे आप ये नहीं है कि आप ड्राइंग रूम पे खेल रहे हैं कि यहाँ तक रह जाए। वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, हम कहेंगे कि जो है या कुछ भी वहाँ जारियत होता है, हमने उसका जवाब नहीं देना, हम उसका देंगे, भरपूर देंगे, और फिर वो चीज़ें एस्केलेट ऐसे ही होती हैं। तो दोनों कौमों को, दोनों मुल्कों को, दोनों हुकूमतों को ज़रूरत है कि किसी तरीके से, अब तो है क्योंकि हमने वो एक दूसरे के साथ हम अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हम दूसरे पे दोनों बुछाड़, हमारा कम्युनिकेशन टूट चुका है। ठीक। अब पाकिस्तान और इंडिया में कम्युनिकेशन किसी तरीके से बहाल होना चाहिए। एक वो डायलॉग की कैफियत जो है वो होनी चाहिए। यहाँ प्रोग्राम में पहले भी कह चुके हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उरी अटैक के बाद वो जैसे भी हुआ उसके बाद प्रेशर पे है कि आप कुछ करें, क्योंकि वो बड़े टफ दावे लेके हुकूमत आई है कि हम सख्त रिस्पॉन्स देंगे, ये है। तो उनसे कहा जा रहा है पठानकोट हो गया, उरी हो गया, तो आपने ये बढ़के ही मारते रहना है। तो वो अंडर प्रेशर है कि कुछ करें। ये कैफियत जो है, ये हालत जो है, ये अच्छी नहीं है। अब आप किसी जो आजकल मुल्कों में जो हो रही है, हम देखें ना, हम कहते थे हम खुशनसीब हैं कि हमने वो सीरिया और इराक और लिबिया और यमन वाला सूरत हाल से हम बचे रहे हैं, और हमें ख़तरात थे जो बहुत थे, हमारे वजूद को ख़तरात थे तालिबान से, TTP से, लेकिन पाक फ़ौज ने वो कार्रवाई की, वो हिकमत अमली अपनाई कि हम उससे बच के, और जनरल राहिल शरीफ और फ़ौज, और हम कहते थे कि देखिए जहाँ पे पूरा शोरश के गिर्द में लपेट है दुनिया इस्लाम, पाकिस्तान बचा हुआ है। 2 साल पहले हमारी क्या हालत थी जब ये TTP बिल्कुल यलगार कर रहा था हम पे, और हम बेबस थे। तो पता चल रहा था कि पाकिस्तान के पास शायद रिएक्ट करने की सलाहियत ही नहीं है, फैसले का हमारे पास वो नहीं, लेकिन हमने वो फैसले किए और हमने वो बचा लिया।
तो ये जो सूरत हाल है जो हमने अपने लिए सही। वो जीत के ली, जो जद्दोजहद और अपने फौजियों के खून से हमने ली, उसको बचाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब एलओसी के जरा वाले से देखिए शादिया, इश्यूज दो हैं जो आज का और कल का। एक सर्जिकल स्ट्राइक का इशू है और एक एलओसी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का है। कि एलओसी में देख रहा था कि 2014 में 234 खिलाफ वर्जियाँ हैं एक साल में, 2015 में 400 लाइन ऑफ कंट्रोल की और वर्किंग बाउंड्री की मिला के 400, यानी कि रोज़ की एक से भी ज़्यादा खिलाफ वर्जी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जंग जो है शिद्दत पकड़ रही है मीडिया में, हमारे मीडिया में, उनके मीडिया में। ज़मीनी हकीकत ऐसी नहीं है। कोई जंग वंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में फ़ौजी जंग जिसमें टैंक और तैयारे और लड़ाका तैयारे और तोपों का इस्तेमाल हो, वो नहीं होने वाली और ना ही वो हो रही है। दूसरा इशू है सर्जिकल स्ट्राइक का। अब सर्जिकल स्ट्राइक का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं और एक मकान को आपने निशाना बनाना है। समाव आप सोचते हैं कि वहाँ पे आपका दुश्मन रह रहा है, उसमें आपकी एक तो तीनों अफवाज की, बरी, बहरी और एयरफोर्स की कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस उसको कहते हैं, ये इंडिया के पास काबिलियत, सलाहियत नहीं है। इसमें आपको प्रिसीजन म्यूनिशंस जो फौजी ज़बान में कहते हैं कि ऐसा बम जो ठीक निशाने पे जाके लगता हो, प्रिसीजन म्यूनिशन उसके पास नहीं है इंडिया के पास। इसमें आपको स्पेशल फोर्सेस चाहिए। स्पेशल फोर्सेस इस लिहाज की इंडिया के पास नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सर्जिकल कैपेसिटी, जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, वो इंडिया के पास नहीं है। और जंग इस वक्त शायद टेलीविज़न की स्क्रीनों में बहुत सख्त हो रही हो। ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खिलाफ वर्जियाँ बेतहाशा हुई हैं पिछले 2-3 सालों में और शायद फ्यूचर में भी होती रहेंगी। वो मैं अग्री करता हूँ यहाँ साहब जो कह रहे हैं कि कमिटमेंट ट्रैप एक जाल में फंस गए हैं। ठीक है, स्पेशली मोदी सरकार और मोदी हिमसेल्फ, वो एक कमिटमेंट ट्रैप में फंस गए। उन्होंने इतनी सारी उम्मीदें दिलवा दी थी, इतने सारे वादे कर डाले थे, अब उनको कुछ करके दिखाना। डॉक्टर साहब आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी। अयाज सबसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी कि अपनी आवाम और मीडिया को चुप कराने के लिए शोशा छोड़ा गया। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। वैसे तो नाज़रीन भारत की पाकिस्तान से रोज़े अव्वल की दुश्मनी नजर आती है, मगर मौजूदा हालात में जो वॉर हिस्ट्रिया बढ़ता जा रहा है भारत का, और रात के अंधेरे में एलओसी पर फायरिंग करके उससे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मौजूद है इरशाद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि ये तमाम शोशा छोड़ने पर जिस हजीमत का शिकार मोदी नजर आ रहा है, उसको छुपाने के लिए उसने ये जो अटैक किया है, इसको जो एलओसी पे वायलेशन वो हमेशा से करता आ रहा है, क्या भारत के पास ये सर्जिकल स्ट्राइक की काबिलियत है? देखिए, पहली बात यह है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने नहीं की। मैंने एलओसी पे बहुत 4-5 जगहों पे लोगों से पूछा है। लोग कहते हैं कि एलओसी पे फायरिंग जरूर हुई है, लेकिन ना तो उनके ट्रूप्स अंदर आए हैं, ना ही कोई हेलीकॉप्टर्स अंदर आए हैं। तो ये एक ऐसा झूठ था जो हिंदुस्तान बोल के और मोदी सरकार बोल के खुद ही उन्होंने अपने आप के लिए एक बड़ा हजीमत का सामान किया है। जहाँ तक कैपेबिलिटी का ताल्लुक है, हमारा एजेके जो है वो एक छोटा सा इलाका, आपको पता ही होगा, इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा कुछ 14 से 16 किलोमीटर है, 60 और 14 के दरमियान है। वो छोटी सी एक स्ट्रिप है। तो यहाँ पाकिस्तान की फोर्सेस भी हैं और वो बड़ा वेल गार्डेड है, और पिछले 60-70 साल से यहाँ इस्तेफाई पूरा सिस्टम मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ हिंदुस्तान जो है कोई कामयाबी हासिल कर सकता है। दूसरा ये कि वो जो ये कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दों के कैंपों पे करेंगे, तो ऐसे कोई कैंप हमें कहीं आज़ाद कश्मीर में नज़र नहीं आते। 2001 में जब या 2002 के बाद से आज़ाद कश्मीर में जो इस तरह की एक्टिविटीज़ थी, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जोर से और पूरी कुव्वत से डिस्करेज किया। और इस तरह की फोर्सेज, इस तरह की तंजीमें अब कहीं ज़ेर ज़मीन हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहीं हमें नज़र नहीं आती कि जिनके ऊपर कोई अटैक किया जा सके या जिनके कैंप्स को तबाह किया जा सके। जी शाह साहब, ये फरमाइए कि ये जंग ज़्यादातर टीवी स्क्रीनों पे नज़र आ रही है या इसकी कोई ज़मीनी हकीकत भी है? हकीकत यह है कि सबसे ज़्यादा ये टीवी स्क्रीनों पे ही नज़र आती है, और ख़ासतौर पे हिंदुस्तान की स्क्रीनों पे तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो कंट्रोल लाइन है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि 2003 में सीज फायर हुआ था, तो उसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी वहाँ शुरू हो गई थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर के 10 अजला हैं, जिनमें से कोई 8 के 8 जो है वो कंट्रोल लाइन के ऊपर है। जब भी कंट्रोल लाइन के ऊपर कोई सरगर्मी होती है, कशीदगी होती है, तो वहाँ की जो आबादी है उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है और लोग माइग्रेशन शुरू कर देते हैं। मैंने कुछ लोगों से व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया से पूछा है कि दूसरी साइड पे भी
जो कश्मीरी हैं, हमारे अपने भाई हैं, बहन भाई हैं, ठीक। उन लोगों ने भी वहाँ से माइग्रेशन शुरू कर दी है। अच्छा, ये बताइए कि हमें सोर्सेज यहाँ से बताते हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दरमियान में फेंस लगा है वो मिलिट्री टाइप ए फेंस है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। उस पे इंडिया ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस गैजेट्स भी लगा रखे हैं, उनका वो कुत्तों का स्क्वाड भी हो रहा है। क्या मुमकिन है इस फेंस को क्रॉस कर लेना, इनफिल्ट्रेट कर लेना जो इंडिया कहता है? बहुत ही नामुमकिन है। मैंने ना इसको बड़े करीब से देखा। नीलम वैली में आप जाएं तो आपको ये पहाड़ जो लगी हुई है वो आपको नजर भी आती है। ना सिर्फ ये पहाड़ है, तो इसके पीछे भी कहीं एक लेयर्स है, डिफेंस की बहुत सारी लेयर्स हैं। अब ये तो आपको करना कि उन सारी लेयर्स को, जिसमें जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लगे हुए हैं, उसके अंदर बिजली भी दौड़ती है, तो इनको क्रॉस करना और क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना बहुत ही नामुमकिनात में से लगता है। इवन ये कि ये जो जंगली हयात है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि भाई उनको जो जानवर जो ट्रैवल करते थे वो भी अब ट्रैवल नहीं कर सकते। ये इतना ज्यादा वेल गार्डेड इलाका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अयाज साहब, अब जो हमें भारत जिस तरह अपनी ही रुसवाई कर रहा है एक तरह से, मतलब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसने कहा कि हमने दहशतगर्द पकड़े, उनके अपने लोग सवाल करें कि दहशतगर्द पकड़े तो वो हैं किधर, शोशा छोड़ दिया सर्जिकल स्ट्राइक का। अब क्या आलमी दुनिया में क्या पैगाम जा रहा है जो हरकत कर रहा है भारत? सर, आलमी दुनिया में मामला तय करने हैं हमने और हिंदुस्तान ने। आलमी कम्युनिटी ने हमारी मदद को नहीं आना। कुछ और उन्होंने इंटरवीन करके मोदी को ललकारना नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, हजीमत उठा रहे हो, ये कर रहे हो। ये हमने आपस के मामलात करने हैं। कैसे करें आपस के मामला जब डायलॉग ही नहीं हो रहे हैं, जब बातचीत नहीं हो रही, सिफारती ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, तो बातचीत कैसे हो? आप कोई पूरी खित्ता जो है दुनिया का, आपको कोई एक मीडिएटर नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं आपकी बात करता हूँ और इंडिया मान जाए कि वो ऐसे करेगा। हम तो कहते रहते हैं कि फ़लाने को करना चाहिए, फ़लाने को करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बस वो लफ्ज़ है। जब आपके फ़ायदे में हो, आपके साथ हो और आप कुछ कर रहे हों तो वो फ़ायदे की बात होती है, अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पे उठ के अमेरिका या वेस्टर्न कम्युनिटी कोई नहीं कह रहा कि वो हमें यही कह रहे हैं यार, ठंडे दोनों को कह रहे हैं, वो तफरीक नहीं कर रहे, दोनों को कह रहे हैं कि तो थोड़ा हाथ जो है अपना हौला रखें और थोड़ा नीचे करें कशीदगी को, इसको ज़्यादा बढ़ाए नहीं, आपके फ़ायदा में नहीं है। अमेरिका भी मुसलसल ये कह रहा है, कोई नहीं चाहता कि ये जंग है। तो हमें अब देख के अगर उनकी ये जुनूनी कैफियत, हिस्टेरिया इस वक्त अगर बना भी हुआ है, हमें या तो हमें कोई डर हो, क्या हमारा जो दिफाई सलाहियतें हैं मजबूत नहीं हैं, क्या हमारी फ़ौज जो है बड़ी और मजबूत, और अब वज़ीरिस्तान के बाद, फाटा के बाद बैटल हार्डन फ़ौज नहीं है। जितना बैटल एक्सपीरियंस हमारी फ़ौज को मिला है पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, हिंदुस्तान की फ़ौज को नहीं इतना मिला। न्यूक्लियर पावर है, हमारा आर्मर्ड कोर इतना ही बड़ा है जितना कि हिंदुस्तान का। एयरफोर्स हमारी बड़ी अच्छी है और वो उसने भी वज़ीरिस्तान में TTP के खिलाफ एक्सपीरियंस। तो हमें जब इतना सलाहियतों के बारे में एतमाद है तो हमें फिर लहजा थोड़ा नीचे रखना, लहजा थोड़ा नीचे रखना चाहिए। हमारी फौज जो है भरपूर सलाहियत रखती है, मगर क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी डिप्लोमेसी मजबूत है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है और भारत की तरफ से जारहाना कार्रवाइयों में शिद्दत आती जा रही है, तो पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में क्या तैयारी किया है? साहब, अगर हम कहें कि जब से ये मामलात उठे हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान ने मुदब्बिराना तौर पे तो बहुत अच्छा एक पोर्ट्रे किया है, एड्रेस भी किया है, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का जवाब, डिप्लोमेसी से, फॉरेन पॉलिसी, हमारी वज़ीर आज़म साहब जो खुद ये मिनिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके पास इजाफी जो है पानी और बिजली का वो भी है। आप समझते हैं सब अपना काम कर रहे हैं सही तरीके से? नहीं, ये आप ठीक नुक्ता उठा रहे हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान में है, एक कैबिनेट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, फैसले वो कर रहे हैं। और कि हिंदुस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वो फैसले वो कर रहे हैं और वो डायरेक्शंस दे रहे हैं मिलिट्री को, उनसे सुनते हैं, ये है, ऐसे होता है। अब एक तो आपने, अब मैं क्या नाम लूँ, वो मट्टी के मादू जो हैं आपने इकट्ठे यहाँ पे किए हुए हैं, जिनका काम है फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी चलाने के। मैं 3 नाम दे सकता हूँ। 2 जो हैं
खारजा अमूर के हवाले से, एक जो है नेशनल सिक्योरिटी वाले जिनका यहाँ कोई काम नहीं है। अजीत डोभाल जो हिंदुस्तान के हैं वो बड़ा इफेक्टिव मेंबर है उनकी गवर्निंग टीम का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे शॉट्स जो हैं जो ज़्यादा फैसला साजी सोच वगैरह कहीं और से आ रही है, ये एक थोड़ी हमारी कमज़ोरी है। हमें एक स्टेचर का, वज़न का, ग्रेविटास का एक फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त दरकार है, हमें दरकार था। अब जैसे आप देखें ना, ये जब टेंशन होती है तो फिर, जब टेंशन हो गई है तो फिर हौसला दिखाएं। अब मैं तो बड़ा परेशान हुआ, वो जो इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी पे जो हिंदुस्तान से अंदिया आया तो यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में बुखार हो गया है। और जो आपके एडवाइज़र हैं फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने कहा जी अगर वो होगा तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा और फलाना होगा और ढमकाना होगा। थोड़ा सा तहम्मुल से ये करके आप वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रही थी, तो हमने एड्रेस करना है उनको, लेकिन किसी तरीके से हम करें और बताएं कि देखें ये चीज़ हो रही है। तो उसमें आपका केस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, पर कई दफ़ा जब आपका केस स्ट्रांग हो, वकील आपके कमज़ोर हों, तो आपका अच्छा भला केस जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है। और आपका केस कमज़ोर भी हो लेकिन वकील आपका तकड़ा भारी हो तो वो आप अदालत में आप छा जाते हैं। अब वो कैफियत जो है, देखिए अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने बारे में और इन हालात में, आम हालात हों तो आप जो मर्जी कहें, नाम लें, ये लें, फलाना लें, पर इन हालात में थोड़ा मोहतात तरीके से बात करनी पड़ती है। वो जो एक हमें फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी टीम में थोड़ी सी डायनामिज्म, थोड़ी सी चुस्ती, थोड़ी सी वो आपको तेजी नजर नहीं आती दानियाल अजीज में? और जी हाँ, वो है ऐसे फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं है? मैं यही कह रही, ऐसे फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बने? उनको दे देना ताकि भड़कियां तो कम से कम सही से लगे भारत को। वो तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इमरान खान का कोई ताल्लुक नरेंद्र मोदी से वो पता चल जाए फिर वो बोल उठेंगे। मेरे ख्याल वो भी नहीं वो बोल रहे। यार सब एक जगह तो मुझे लगता है कि इंडिया ऑलरेडी जीत गया। देखिए हमने 1 घंटा सर्व कर दिया। जो इस सारे ड्रामे की रूह है वो है जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीरियों की। वहाँ हमने बात नहीं की। हमने किसी ने ये नहीं कहा कि वहाँ 3000 आंखों की बिनाई छीन ली गई है, वहाँ 10,000 लोगों को ज़ख्मी कर दिया गया है, वहाँ 100 लोगों की जान ले ली गई है, वहाँ ख़वातीन के गैंग रेप किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया इस वक्त बॉर्डर पे क्या कर रहा है। इंडिया यही चाहता है कि कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट कर दी जाए, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की। तो वहां तो आप देखिए कि वो कामयाब सर वो भी कर ऑलरेडी नजर आ रहा है, वो भी कर रहा है और बेहतरीन तरीके से अपनी एक डिप्लोमेसी को कामयाब बना रहा है, मुल्कों को साथ अब आप ले रहा बात है। कर रहे हैं, मुझे जिस चीज का डर है, जिस चीज का खदशा है, ये इंडिया जो हमारे पे जंग मुसल्लत कर रहा है वो हार्ड वॉर जिसको कहते हैं, जिसमें टैंक और तैयारों का इस्तेमाल होता है, ये वो जंग नहीं है। वो जंग लड़ रहा है सॉफ्ट वॉर, और इस सॉफ्ट वॉर के अंदर सिफारतकारी का इस्तेमाल है, इस सॉफ्ट वॉर के अंदर मीडिया का इस्तेमाल है। और सिफारतकारी के हवाले से हमारे पास ना तो टीम है, ना उस टीम ने कोई डेवलप की है नैरेटिव, ना हम दुनिया के पास कोई अपना नैरेटिव, अपनी तस्वीर, अपना नुक्ता नज़र, अपना नज़रिया पेश करने के काबिल करते हैं। एक वो डॉक्टर मलिया लोधी बेचारी वहाँ बैठी हैं और वो तकरीरें करती हैं, कुछ जाता है मामला, लेकिन हमारे पास एज टीम कोई नहीं। इंडिया के पास यहाँ सब मेरी नज़र में उनके पास पूरा प्लान जो है वो तैयार है। उनका खित्ते के हवाले से भी प्लान तैयार है, वो आपको आइसोलेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश को सबको साथ मिला के। उनका कश्मीर के हवाले से भी प्लान तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ 7 लाख फौजी भेजने हैं, उसके बाद हमने यहाँ सेटलमेंट्स करनी है और मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको कम करना है, जो इजरायली वाला मॉडल है। उनका पाकिस्तान के हवाले से मामला बिल्कुल तय है कि हमने फंडिंग करनी है, हमने कोई किसी किस्म की जंग इनसे नहीं करनी, यहाँ दहशत गर्दों को फंड करना है और कोशिश करनी है कि पाकिस्तान की किस तरह तकसीम देखिए हमें ये देखना चाहिए कि पहले हमें ये तयन करना चाहिए कि हमारा मुफाद किस चीज़ में है। कशीदगी बढ़ाने में कई दफ़ा कौमें जो हैं दानिस्ता तौर पे उनके मकासद ऐसे होते हैं, वो चाहती हैं कि टेंशन बढ़े और फिर हम कोई कार्रवाई कर सकें। हमारा मुफाद किस में है कि टेंशन बढ़े, कशीदगी ज़्यादा हो या कशीदगी कम हो। और इस किस्म हम देखिए, हमारा मेन जो फोकस इस वक्त हम फंसे हुए हैं, हम वेस्टर्न फ्रंट पे फंसे हुए हैं। हमारी 2 लाख फौज वहाँ पे है,
हम जंग टीटीपी से कर रहे हैं, उनके एलिमेंट से कर सर रहे अगर हमारे पर मुसल्लत की जाए मशरकी बॉर्डर के ऊपर, तो फिर तो हमारे पास कोई चारा नहीं देखिए, बचेगा। देखिए मैं नहीं समझता हूं कि जंग होने वाली। सर ये सिफारती जंग कर रहा है। मैं कह रहा हूं सर, सफारती जंग भी जो दाना लोग होते हैं वो कहते हैं कि जंग वो होती है जो बगैर लड़े हुए आप जीत जाए। सबसे बड़ा जर्नैल कहा जाता है कि वो होता है जो गोली चलाए, जो बगैर गोली जीत जाए। चलाए बगैर अपने मकासद हासिल कर दे। जंग से क्या होता है, जंग में तो दोनों का सर नुकसान वहां पे होता तो है। हम तैयार नहीं हैं। तो सर देखिए, पहले ये बात हमें देखना एक चाहिए। अब ये मैं बड़े बड़े मोहतात तरीके से ये जो इंसिडेंट्स 2-3 हुए हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो हमें देखना चाहिए ये कहाँ से आ रहे हैं और हमें नज़र और तदारक उनका करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट बॉर्डर के पास होता है, आपकी तमाम सफारतकारी, तमाम जो श्रीनगर में वो जो हो रही है उनकी, वो पीछे पसे पुश्त आ जाती है और फोकस इस पे आ जाता है जैसे अब हो रहा है। तो इससे हमारा जो केस खराब हुआ है, जो हमारे पे जो प्रेशर है, सर हमारी अपनी कोताहियों से हमारा केस खराब नहीं हो रहा। हम बैनुल अक़वामी तौर पे अपना मुकदमा सही तौर पे लड़ पा रहे हैं। आप कुलभूषण यादव की बात करते हैं, अभी तक आपने डोसियर नहीं वहां पे दी यूनाइटेड नेशन में। शाज़िया बात ये है, हमारी बड़ी वो काबिल जो है मंदूब यूनाइटेड नेशंस में, जब उन्होंने परसों कहा कि ये लगता है कि उरी इंसिडेंट है जो कि स्टेज्ड है और इसकी तमाम खसूसियात एक स्टेज इंसिडेंट की हैं। मुझे शाज़िया आप एक बता दें, यूनाइटेड नेशंस में कितने ममालिक हैं? कोई 150 के करीब। 192 एक भी इस आर्गुमेंट को बाय करेगा? चाहे ऐसा ही हो। सर इंडिया की तारीख तो रही है ऐसा काम करने में। सर मैं कह रहा हूं कि जब आप कन्विंस करते हैं, हमने अदालत की अभी वो बात की थी, आप ज्यूरी को कन्विंस करते हैं, जज को कन्विंस ये करते बताइए, हैं, ये 1 आपस में हम बात तो आपने जज और ज्यूरी को आपने कन्विंस कर। ज्यूरी इस वक्त सर, ज्यूरी इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी है। सर 1,35,000 अरेस्ट किए हैं इंडियंस ने कश्मीर के अंदर, उनमें से एक भी कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं मिलता। जो 100 के करीब शहीद किए गए उनमें से एक भी कनेक्शन पाकिस्तान के साथ नहीं मिलता। सर जो 10,000 जख्मी पड़े हैं उनके पास, उनका कोई एक कनेक्शन भी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलता। एक नुक्ते पे मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने मौक़िफ़ उठाया है, जो आपका मौक़िफ़ था पहले दिन, मेरे ख्याल आपको सुन के मेरे ख्याल मलिया लोधी ने वो किया होगा कि ये स्टेज है हिंदुस्तान ने खुद। मैं कह रहा हूं कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मुल्क तो होना जो कहे कि पाकिस्तान का ये स्टैंड ठीक है। सर उरी के ऊपर तो जितने ममालिक ने भी बयानात, ऑफिशियल बयानात दिए हैं, उन्होंने कंडेम किया है इसको, लेकिन उन्होंने कहीं क्रॉस बॉर्डर या पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एकदम नहीं कोई कहता ना सर, एकदम कोई नहीं है। सर इंडिया ने तो एकदम कर दिया सर, इंडिया तो फौरन कह दिया कि ये इसने किया है। ये क्या बात हुई? बलूचिस्तान में कोई फायरिंग वो होता है तो हम कह देते हैं रॉ है, वो तो वो करते हैं। ऐसी बात नहीं सर, वहां तो इंडिया खुद कहता है कि मैं कर रहा हूं बलूचिस्तान में। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय जवारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हमारी फ़ौज में है, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन छठी फ़ौज में उसका शुमार होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने अंदर के मामलात की, तो पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी दोनों चैलेंजेस का सामना है। अयाज साहब, इस वक्त जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही नवाज शरीफ साहब के लिए, एक तो भारत उनके लिए चैलेंज बना ही हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि जो अंदरूनी मामलात हैं शायद उनका फोकस इस तरफ हो ज़्यादा, कि ये जो धरने वगैरह हो रहे हैं, ये जो एहतजाज चल रहा है, इस वजह से वो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे? इससे देखिए, अब इससे फ़र्क तो पड़ता है। ये बुरान चल रहा है और इसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ नया एक चीज़ आ जाती है। कोई इंडस बेसिन ट्रीटी की बात आ जाती है, कुछ और आ जाती है, कुछ LOC, आज सारा दिन वो LOC वाली रही, कल पता नहीं क्या होता है। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर को सारे सियासी जमातों के सरबराहों को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? एतमाद में लेना चाहिए या नहीं? एक बड़ी पुरएतमाद लेकिन हौसले वाली तकरीर कौम से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जब आप कौम से तकरीर करते हैं तो उसमें आप एक मैसेज पिन्हा हिंदुस्तान को भी आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप किसी अंदरूनी खलफशार के शिकार हों और आपको पता हो कि आप पे इल्ज़ामात तरह तरह के, मैं अब उसका नाम नहीं लूँगा कि कौन से इल्ज़ामात हैं, तो फिर वो जो आपका एक वो जो अंदरूनी जो होता है, जो एक वो कॉन्फिडेंस होती है, वो फिर वो नहीं रहती। इसलिए जो ये इल्ज़ामात की सियासत रही है
पूरे इस गर्मियों में 3, 4, 5 माह से, और उसका कोई खातिर खा हल जो है अभी तक जो है हमें मुयस्सर नहीं आ रहा, उससे फिर ये इफेक्ट होता है। इस वक्त तो होना चाहिए था कि फौरी तौर पे सर एपीसी कॉल करते, ऑपोजिशन से मुशावरत करते, ऑपोजिशन का भी काम था, सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, ऑपोजिशन को भी चाहिए वो कि इस करके वक्त कि देखिए 190 हमारे शो करे। आपस के इख्तलाफात जी। रहेंगे हैं, वो एक तरफ, ये जो खतरा कौम को है हम सारे ऐसे हैं, तो ये ऐसा मैसेज होना चाहिए था। लेकिन उसमें लीडरशिप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर इज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, लीडरशिप उन्होंने दिखानी है या नहीं दिखानी, किसी और ने नहीं। जो जिम्मेवारी इस वक्त है वो उन पे है, कौम को लीड उन्होंने करना है, पर लीड करने की वो बात तो कोई नजर आए ना। अब सवाए रवायती बयानों के कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ये देंगे, वो आप 65 से लेके 71 से लेके कारगिल से लेके आज तक वो आप बयान निकालें और आज आप जारी कर दें, वही बयान होंगे, वही अल्फाज होंगे, वही वो होगा मुक्का लहराना जो है उसमें। लेकिन इस वक्त तो हौसला देना चाहिए, इसका इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान को ख़तरात किस चीज़ से। आप देखिए ना, ये साख जो है फजूल सी तंजीम है, कोई इसका कोई मकसद नहीं है, कोई हल नहीं है। लेकिन सिम्बॉलिकली जब 3-4 ममालिक कहें कि हमने नहीं आना, तो वो एक हमारे लिए उसका जो मफहूम है, जो मानी है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान, हम आइसोलेटेड नहीं है ऐसे, चीन है, ईरान है, बाकी हैं, हमारा श्रीलंका है, सब कुछ है। लेकिन ये जो तासुर है ये अच्छा नहीं है, हमें थोड़ी ज़्यादा एतमाद से थोड़ा वो चलना चाहिए। और बौखलाहट का शिकार हिंदुस्तान हो, भले हो, हमें जो है कारकर्दगी हमारी बेहतर होनी चाहिए। और एक और चीज़, हमें इस वक्त ये जो उधार वगैरह जो है ना, ये सुकुक बॉन्ड्स और फलाना जो है 700 मिलियन एक और ले रहे हैं, पता नहीं क्या, इस पे थोड़ा नहीं लेना करना चाहिए। है। सर दो हकायक इंडिया के हवाले से, ज़मीनी हकायक, एक माशी हकीकत उनकी, इंडिया इस वक्त कोई 400-450 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट उसकी 250-300 से ऊपर नहीं जाती। कोई 150 अरब डॉलर का खसारा है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से वो पूरा करता है। सर अगर किसी किस्म का वो जंगी हरबा इस्तेमाल करता है तो माशी तौर पे वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहली 2-4 गोलियां चलने के बाद भाग जाएगी, इंडिया के रुपए का बहुत बुरा हाल हो जाएगा और इंडिया की मईशत जो है वो घुटने टेकने लगेगी। फिर तो मेरे ख्याल हमें 1-2 गोलियां चला देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सर इंडिया की तरफ यहाँ तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं, यहाँ तो आ नहीं, तो हमें तो नुकसान। दूसरी हकीकत उनकी जो ज़मीनी फ़ौज के हवाले से, उनके पास जो मोबाइल आर्टिलरी है, अगर वो हमला करना चाहते हैं पाकिस्तान, उनके पास मोबाइल आर्टिलरी तकरीबन ना होने के बराबर है। उनकी जो एयरफोर्स का हाल है, वो मिग 21 को अंदर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर जो हैं वो कहते हैं फ्लाइंग कॉफिन्स, कि ये उड़ते हुए ताबूत हैं, इतने गिरते हैं वो। उनके पास किसी किस्म की 7 लाख फौजी उनके कम से कम कश्मीर में जो हैं वो नेल डाउन है। इस वक्त उनके पास किसी किस्म की कैपेसिटी भी नहीं है और माशी तौर पे वो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते अगर वो चाहें भी तो ये और वजह है। फिर अगर ये जैसे आप बयान कर रहे हैं, अगर ये सूरत हाल है, तो फिर तो हमें और एतमाद से बात करनी चाहिए और हमें फिर अपना जो लहजा है, जो ज़बान है, उसको जो पूरे एतमाद, सफारतकारी की तैयारी पूरी होनी, वो नहीं है। वो जंग लड़ रहा है सफारतकारी की। सर देखें, अभी तक तो ये मिट्टी के मादू जो हैं वो कहीं जा नहीं रहे, तो यही है, इन्हीं से आपको गुजारा करना पड़ेगा और ये आपको दुआ करनी पड़ेगी कि इन्हें कुछ आप विटामिन के टीके लगाएं और यही वो करें। यहाँ देखिए पाकिस्तान में जो है एक वो एतमाद और वो रिजॉल्व और रेजिलियंस का पैगाम आ रहा है, पर जो सिविलियन गवर्नमेंट थोड़ा सा। आज आपको कैसे इससे वो जो तमाम हमारी जो होती रही मामलात, मीटिंग्स होते रहे, राब्ते होते रहे, आपको क्या लगा बिहाइंड द सीन क्या हो सकता है? आर्मी चीफ से बात हुई है, फिर उनकी कल का वफाकी काबिनेट की मीटिंग भी है, आज भी वज़ीर आज़म साहब ने सबको कॉल की भी इजलास के लिए। सर उनका जो है जो मेन जो है डिसीजंस, हमें तैयार रहना चाहिए, हमें इक़दामात करना चाहिए। ये जो है ना, इस पे हम वो कर नहीं सकते कि ये जो बिल्कुल बात सही की है इन्होंने, लेकिन इस पे आप अपनी प्लानिंग बेस नहीं कर सकते कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है। हमें तैयारी ये करनी चाहिए कि इंडिया हर चीज़ कर सकता है, अगर ये करे तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये करे तो हमें क्या करना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए। फौजी हवाले से आई थिंक तैयार है, फौजी हवाले से ही लोग तैयार हैं, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। सफारती
हवाले से मुझे लगता है कि हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं। जब फिर प्लेटफॉर्म का सर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इंडिया में आप देखिए तो उनकी सियासी क़यादत, उनकी फ़ौजी क़यादत, उनका मीडिया सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे लगते हैं। हमारे यहाँ ये हाल नहीं है। सब यहाँ भी इत्तेहाद है, सब कुछ है, पर थोड़ा, लेकिन सबसे बॉटम लाइन ये है कि टेंशन ना हिंदुस्तान के फ़ायदे में है, ना हमारा कोई मकसद उससे पूरा होगा। लेकिन हमारी तैयारी बहुत कमजोर है। मतलब जो एक हफ्ता 1.5 हफ्ते से ये हम देख रहे हैं, मगर हमें एक्टिव कोई नजर नहीं आ रहा। वजीर आजम साहब प्रोजेक्ट्स के लिए चले जाते हैं तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लेकिन नहीं, वो अपनी पहले लॉबी थे, के लिए, अब तो यहाँ अपनी पे लॉबी के लिए, अपनी डिप्लोमेसी के लिए वजीर आजम साहब हमें कभी कहीं एनर्जेटिक और एक्टिव नजर उन्होंने नहीं आते। तकरीर भी वो जो है वो ठीक है वो करके, और फिर जल्दी आगे लंदन में ज़्यादा नहीं रहे। ये भी लेकिन सर 80-90% टाइम तो उनका पैनामा लीक्स ले जाती है ना। बस वो थोड़ा सर अगर यही मामलात को वो एड्रेस कर लेते जो 5-6 महीने होने वाले हैं, 2 महीने पहले भी कर लेते, तो आज सब एक सर सारा इल्जाम उन पे भी ना डालिए। ये टीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता। ये इल्जाम आप उन पे डाल सकती हैं कि वो टीम बनाने में नाकामयाब रहे। देखिए ये एक आदमी का काम नहीं है। वो सुषमा स्वराज का हाल देखिए ना, कि उन्होंने सुषमा स्वराज के हवाले ये काम किया हुआ है। उसने पूरी एक नीचे टीम बनाई हुई है। अमेरिका में सर उनकी जो इंडिया कॉकस है वो कंट्री स्पेसिफिक हवाले से सबसे बड़ा कॉकस, इजराइल के कॉकस से उनके पास बड़ा, हमारे पास कोई भी नहीं है वहाँ पे लॉबी करने के लिए। चले सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूक सलीम आपका, या ज़मीर आपका। नाज़रीन जाते जाते यही कहेंगे कि अज़ाइम बहुत बुलंद है, फौज भी तैयार है, लेकिन हमें जो है वो यूनिटी शो करनी होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री को हमें फोर्सफुली काम करना होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी बेहतरीन होनी चाहिए, और वी हैव टू वन यूनाइटेड नेशन, हमें ये शो करना चाहिए। शाज़िया खान को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।